नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। आज के जो प्रश्न है ये वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक पिछली परीक्षाओं में, जैसे कि रीट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो और भी अदर टेट हैं, एग्ज़ाम्स है, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आए हुए प्रश्न हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है फ्रेंड्स। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो राजस्थान के लिए मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा है या फिर सीटेट है, यूपी टेट है, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए सभी में इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। पूछा गया है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। रॉकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हवाई पर्वतमाला या सिसिली पर्वतमाला। पूछा गया है कि कोटोपैक्सी एक जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी है तो ये कहाँ पे है, कौन सी पर्वतमाला में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला में। अगर ये पर्वतमाला का नाम ना देकर आपसे पूछा जाता है कि ये किस देश में है या किस महाद्वीप में है तो इसका आंसर हो जाता कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है, महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के अगर पूछा जाता है किस देश में है तो ये है फ्रेंड्स इक्वाडोर में। ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर में है ये। और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 5897। कितनी ऊंचाई है इसकी? 5897 और 7 5897 मीटर। ये इसकी इतनी ऊंचाई पर स्थित एक विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तिब्बत से एक नदी निकलती है सांगपो। ये जब ये भारत में प्रवेश करती है तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या गंगा नदी। तो फ्रेंड्स, तिब्बत की सांगपो नदी को हम भारत में जानते हैं किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और ब्रह्मपुत्र, आप मुझे बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, ये करती है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एक नदी द्वीप बनाती है। पूरे विश्व में सिर्फ यही एक द्वीप है जो नदी पर बना हुआ है। तो ये किस राज्य में बना हुआ है और कौन सा द्वीप है? तो ये बना हुआ है असम राज्य में। ध्यान रखिएगा, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम राज्य में एक द्वीप बनाती है और उस द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप। ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पूछा गया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975 में, 1972 में, 1962 में या 1960 में? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 13 नवंबर 1949 को, 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 20 जनवरी 1950 को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय गान को, हमारा राष्ट्रीय गान सभी जानते हैं कौन सा है, जन गण मन, तो इसको कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और उससे पहले यानी 2 दिन पहले ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, ये पूछा गया है कि भारत के किस स्टेट में है ये, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ये है मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। 1985 में, 1981 में, 1972 में या 1973 में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 1973 में, ध्यान रखिएगा 1973 में। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? यूएसएसआर, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी? तो ये लिए गए थे, ध्यान रखिएगा यूएसएसआर। ये रशिया से नहीं लिए गए थे। रशिया 1991 से पहले जो रशिया पूर्ण रूप से एक था यूएसएसआर के रूप में, उससे लिए गए थे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य के बारे में कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा मूल संविधान बना था 1950 में, तो उस समय ये हमारे मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं थे। तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि इनको भारत के मतलब भारत के संविधान में कब शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है, मकर रेखा पूछा गया है 23 डिग्री साउथ, ये एस से मतलब साउथ में होता है, दक्षिण में होता है। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ। तो ये पूछा गया है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ या 23 डिग्री नॉर्थ। तो मकर रेखा कहाँ होती है? हम सभी जानते हैं कि देखिए इस तरह जो हमारी पृथ्वी है, इसके जो बीच में से निकलती है, ये कौन सी रेखा होती है? ये होती है विषुवत रेखा 0 डिग्री। और इसके एक रेखा ऊपर होती है 23.5 डिग्री और एक होती है नीचे दिख रही है 23.5 डिग्री। ये साउथ में है और ये नॉर्थ में है। तो फ्रेंड्स जो ऊपर होती है 23.5 डिग्री वो होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और जो नीचे होती है वो होती है मकर रेखा। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मकर रेखा कौन सी है? तो 23.5 डिग्री कहाँ होगी? नॉर्थ साउथ में होगी। ध्यान रखिएगा 20 का आंसर हो जाएगा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ पूछा जाता है तो वो होती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? मतलब WWF की फुल फॉर्म पूछी गई है इन्होंने। वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल का स्तर पूछा गया है जो सबसे के पास है, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो फ्रेंड्स हम जब भी जानते हैं कि वायुमंडल की 5 लेयर होते हैं, इस तरह से 5 होते हैं। सबसे नीचे का जो होता है वो होता है क्षोभ मंडल, और यही पृथ्वी के सबसे पास में होता है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो ये कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर पूछा जाए तो समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में होता है बहिर्मंडल। तो ध्यान रखिएगा 5 पड़ते हैं वायुमंडल में और सबसे पास पूछा गया है तो वो होगी क्षोभ मंडल। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम पूछा गया है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था फ्रेंड्स? डॉक्टर विटाकर ने, डॉक्टर उडम ने, डॉक्टर AG ट्रांसले ने या डॉक्टर RD मिश्रा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया था डॉक्टर AG ट्रांसले ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? या ऐसे भारतीय क्रांति की जननी भी पूछा जाए, इस तरह से पूछ लिया जाए, किसे कहा जाता है ये? एनी बेसेंट को, प्रीति लता वाडेकर को, कल्पना दत्त को या मैडम भिकाजी कामा को? तो फ्रेंड्स भारतीय क्रांति की जननी या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन ये कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण
किसके शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील का जो निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? अशोक के, चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के या बिंदुसार के? तो फ्रेंड्स ये हुआ था, ध्यान रखिएगा, निर्माण पूछा गया है तो चंद्रगुप्त के काल में हुआ था ये। उसके बाद अशोक के काल में इसमें से नहर भी निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ निर्माण पूछा गया है तो ये आएगा चंद्रगुप्त के काल में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय और सानी, यदि सानी, अगर सिकंदर द्वितीय ना पूछ के सानी पूछ लिया जाए तो उपाधि धारण की थी? किसने की थी ये? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो फ्रेंड्स ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? मतलब पूछा गया है कि नीचे जो आपको दिए गए हैं, ये कवि दिए गए हैं, एक लेखकों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस लेखक की पुस्तक से जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है? जल्हड़, कालिदास, कल्हण या बिल्हण? तो फ्रेंड्स ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्हण, ध्यान रखिएगा। और कल्हण की कौन सी पुस्तक है? अगर पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए इस तरह से कि कल्हण लेखक की पुस्तक कौन सी है, तो वो है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, ध्यान रखिएगा। और ये संस्कृत का एक ग्रंथ है। राज तरंगिणी का मतलब ये होता है राजा का विवरण, मतलब राजाओं के बारे में, और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था? जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, किसने करवाई थी? मौर्य साम्राज्य मतलब किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लेकिन उससे पहले पूछा गया है कि पूरा जो उत्तरी भारत था वो किस मतलब विभक्त कैसे था? 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में और 2 शासन तंत्रों में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद व गणराज्यों में। हम महाजनपद काल पढ़ते हैं, हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ना ही मौर्य काल से शुरू करते हैं, मौर्य काल या उसके आसपास से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि जब मौर्य काल की स्थापना हुई उसके बाद पूरा भारत, ये उत्तरी भारत मोस्टली 16 महाजनपदों में डिवाइड हो गया था। लेकिन ये उससे पहले पूछा गया है, तो उससे पहले ये 16 महाजनपद व प्लस छोटे छोटे गणराज्यों में विभक्त था। अगला प्रश्न है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1916 में पूछा गया है कि भारत में जो होम रूल आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की थी? जी के गोखले, गांधी जी, बीजी तिलक या लाला लाजपत राय? इनके द्वारा पूछा गया है कि ये किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक ने की थी। ध्यान रखिएगा, किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? पपड़ी या क्रस्ट, स्थल मंडल, जल मंडल या क्षोभ मंडल? तो हम में से अधिक मोस्टली लोग इसको स्थल मंडल देख के यही करेंगे कि सबसे ऊपरी परत स्थल मंडल है, लेकिन स्थल मंडल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्थल मंडल नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी की जो परतें होती हैं उसमें सबसे ऊपरी कठोर परत जो होती है वो होती है पपड़ी या क्रस्ट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया गोदावरी नदी निकलती है, मतलब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से या बैतूल से? तो फ्रेंड्स ये जो गोदावरी नदी है ये निकलती है महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है ये। और ज़िले में अगर पूछा जाए, पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाए, तो ये त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर,
भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर या लाल सागर अरब सागर। तो फ्रेंड्स ये जो स्वेज नहर है ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर के माध्यम से हिंद महासागर से जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मेघालय का पठार का विस्तार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेघालय का पठार का विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार, हिमालय का, अरावली का। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि मेघालय का पठार जो है भारत के पूर्व में है। पूर्व मतलब कि जो 7 सिस्टर्स हैं भारत के, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, उधर की तरफ है ये। तो हम सभी को लगता है कि हिमालय का पार्ट है ये मेघालय का पठार, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो साउथ का पोर्शन है नीचे का, ये उसका पार्ट है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाए गए थे? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था जब मैंने आपसे पूछा था कि संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में शामिल किया गया था। मैंने आपसे पूछा था कि इनको कब शामिल किया गया था, आप मुझे बताइएगा। तो वही क्वेश्चन आया है अब ये कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाए गए थे? 1979 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में? तो आप मुझे बताइए कब लाए गए थे। तो ये लाए गए थे फ्रेंड्स 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? तो ये हमारे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य सरकार के द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि मूल कर्तव्य अभी फ़िलहाल कितने हैं भारत में? तो वो हैं 11, लेकिन ये जब जोड़े गए थे 1976 में तो 11 नहीं थे, ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 11वां मूल कर्तव्य भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? पंचायती राज का गठन पूछा गया है भारत में, किस वर्ष हुआ था? 1987 में, 1972 में, 1968 में या 1959 में? तो फ्रेंड्स पंचायती राज का गठन अगर भारत में पूछा जाए तो ये 1959 में हुआ था। और 1959 में भी कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज का गठन सर्वप्रथम आधुनिक भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार पूछा गया है नृत्य से, सिनेमा से, दूरदर्शन से या खेल से? तो फ्रेंड्स ये है खेल से संबंधित है। इसीलिए आप अर्जुन पुरस्कार के नाम से भी समझ सकते हैं कि अर्जुन एक बड़े महारथी थे, तो उनके नाम पे ये है, खेल से संबंधित है। और इसमें क्या दिया जाता है? इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, कि खेल मतलब किसी भी खेल से अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए और अर्जुन की एक कांसे की मूर्ति इसमें गिफ्ट के तौर पे, इनाम के तौर पे दी जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई है? पूछा गया है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, खेल देखिए विश्वविद्यालय तो बहुत हैं, लेकिन खेल विश्वविद्यालय सबसे पहले भारत में कहाँ खोला गया है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम? तो आप मुझे बताएं कहाँ। तो ये खोला गया है मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ है ये? मणिपुर में खोला गया है। मणिपुर में कहाँ पे? इम्फाल में। मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहाँ पे खोला गया है। और कब खोला गया है? तो 2018 में, ध्यान रखिएगा 2018 में। हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, खेल से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मैंने बताया आपको खेल से संबंधित है ये।
लेकिन एक क्वेश्चन और है कि अगर पूछ लिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ये शुरू हुआ था 1961 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। अगला प्रश्न है हमारा 26 कि निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है। दारा सिंह, विशेष भृगुवंशी, प्रदीप खालको, पुलेला गोपी चंद। तो ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि इसमें से किसने अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष भृगुवंशी, ध्यान रखिएगा। विशेष भृगुवंशी एक बास्केट टीम के कैप्टन है ये, और इन्होंने अर्जुन पुरस्कार कब जीता था, तो ये जीता था इन्होंने 2020 में जीता था, बास्केटबॉल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और ये उस समय बास्केटबॉल टीम के, पुरुषों की बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की पूछा गया है फ्रेंड्स। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या कार्य मंत्रणा समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ध्यान रखिएगा प्राक्कलन समिति। और ये जो प्राक्कलन समिति गठित की जाती है, ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें 30 सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है। ध्यान रखिएगा कितने, 30 सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है, और इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1980 में, 1988 में, 1986 में या 1990 में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये है वन संरक्षण अधिनियम, और हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वन संरक्षण का होता है 1980 में। ये वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है। कछुआ, घड़ियाल, मगर या डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन गैंगेटिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। ये पूछा गया है कि ये लाइन, मतलब ये एक लाइन है, किसके द्वारा कही गई हैं। BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। द्वारा पढ़ लेते हैं एक बार। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। तो ये लाइनें पूछा गया है इसमें कि किस के द्वारा कही गई हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में हो तो कौन सा ज्वार आएगा। मतलब जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही स्थिति में हो तो उस कंडीशन को वैसे सिजगी कहा जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा ज्वार आएगा। तो ये आएगा कौन सा ज्वार, लघु ज्वार, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1921, 1918, 1919 या 1920। तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1919, मार्च 1919 में हुई थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। कहाँ हुई थी, तो ये बम्बई में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये 2 भाई है मोहम्मद अली और शौकत अली, ध्यान रखिएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। इन 2 भाइयों के द्वारा बम्बई में एक दल बना के, समिति बना के इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। CR दास, BR अम्बेडकर, JL नेहरू या MK गांधी। तो फ्रेंड्स CR दास, BR अम्बेडकर, JL नेहरू या MK गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा ये CR दास, मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे CR दास है, मीन्स चित्तरंजन दास दिया हुआ है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मोतीलाल नेहरू भी दिया होता तो यहाँ पे फिर उपरोक्त दोनों होता, तो फिर उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स
निम्न में से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार सभी को मिलना, ये जो है इस तरह का अधिकार ये सबसे आखिर में किस देश ने अपनाया? भारत ने, दक्षिण अफ्रीका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने या जर्मनी ने? फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब अपनाया गया था? तो मैं बताती हूँ, ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जब संविधान बना था हमारा 1950 में, तब अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और सबसे आखिर में अपनाया था ये दक्षिण अफ्रीका ने, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने अपनाया सबसे आखिर में। कब अपनाया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 1994 में अपनाया था, ध्यान रखिएगा। वयस्क सार्वभौम का वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सभी को एक समान वोट देने का अधिकार दिया जाए। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, जीएनपी एंड जीडीपी में क्या अंतर है? जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है? अनुदान पर अप्रत्यक्ष करों का आधिक्य, मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष करों पर अनुदान का आधिक्य या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चंस सही थे इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके देखने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे से और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। आपका वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो आप मुझे देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को चैनल के बारे में पता चले। अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।